11th सेंचुरी में आक्रमण शुरू होते हैं ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ द टर्क्स, और जब ये आक्रमण शुरू होते हैं देन समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपन्स। ये मेरे को भारतीय इतिहास में कोई और उदाहरण नहीं मिलता, जबकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजा हैं, वो इतनी अलर्टनेस दिखाएं और इतनी जल्दी एक रिस्पॉन्स दें। इस समय एक पॉलिटिकल पावर आती है काशी पे, गढ़वालास। वो कन्नौज में थे और वो कन्नौज से अपनी राजधानी काशी शिफ्ट करते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करिए कितना बड़ा निर्णय है ये कि आप राजधानी बदल दें, क्योंकि दे सेड कि हम हिंदू होली सिटीज़ के प्रोटेक्टर्स हैं। वो एक कर लागू करते हैं अपने प्रजा पर, हमको आपको बचाना है और इसमें आपको हमारी मदद करनी है, तो आपको एक कर देना होगा, क्योंकि हमको एक विशाल सेना इकट्ठी करनी है। सो दिस इज द तुरुष्क दंड। नमस्ते, संगम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर मीनाक्षी जैन हमारे साथ हैं अपनी नई पुस्तक के साथ, जिसका नाम है विश्वनाथ राइजेस एंड राइजेस। प्रोफेसर जैन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपकी जो पहले की पुस्तकें हैं उन पर हम चर्चाएं कर चुके हैं, द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, वासुदेव कृष्ण, फ्लाइट ऑफ डेटीज, सती, द बैटल फॉर राम, राम एंड अयोध्या। इन सभी पे हमारा सौभाग्य रहा है कि आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिला। आज का जो ये टॉपिक है विश्वनाथ राइजेस एंड राइजेस, इसके विषय में आपकी रुचि कैसे बनी और काशी आपने क्यों चुना? ये बहुत विचित्र कहानी है। जैसे आपने बताया कि मैंने अयोध्या पर 2 पुस्तकें लिखी थी इसके पहले और एक मथुरा पे, तो बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी अयोध्या और मथुरा की पुस्तकों को हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, हमको बहुत अच्छी लगी और अब आपको काशी पर ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदूज़ की मांग थी कि हमको ये 3 पवित्र स्थान वापस मिल जाएं, तब हम आगे कुछ नहीं मांगेंगे, तो आप 2 पे मत रुकिए। तो मुझे लगा इस बात में बहुत दम है और मैंने काशी पर अध्ययन करना शुरू किया। मेरी पुस्तक वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब ASI को आदेश दिए कि वहाँ पे एक्सकवेशंस करें, उससे पहले मेरी पुस्तक तैयार थी। लेकिन जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई न्यायालय ASI को कहेगा कि आप ज्ञानवापी स्थान पर एक्सकवेशंस कीजिए। एक्सकवेशंस मतलब खुदाई न करिए, बट इन्वेस्टिगेशन करिए। तब जब वो आदेश आया और ASI ने जांच करनी शुरू की, तो मेरे पब्लिशर ने कहा अब हम वेट करते हैं, क्योंकि अब पुस्तक तो तैयार है और बिना ASI रिपोर्ट के तो बड़ी अधूरी रह जाएगी। तो ASI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और पब्लिशर और मैं दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि न्यायालय कहेगा रिपोर्ट को पब्लिक कर दीजिए। तो रिपोर्ट जब पब्लिक हो गई तो ज़रूरी था कि उस रिपोर्ट के ऊपर 5-6 पन्ने ज़रूर लिखूं। तो अब मेरी कहानी काशी पर जो है वो पूरी कंप्लीट है मेरी दृष्टि से, क्योंकि मेरी कहानी शुरू होती है काशी जब इतिहास में सामने आता है और ख़त्म होती है जब ASI अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। आगे क्या होगा वो भगवान भोलेनाथ ही फैसला करेंगे। तो काशी का हिंदुओं के लिए इतना महत्व क्यों है मीनाक्षी जी? क्योंकि हमारा मध्यकाल में जो घटनाएं हुई वो हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो गई कि हम अधिकांश लोग हम भूल गए कि काशी का मध्यकाल से पहले कितना विचित्र योगदान था हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए। हम सब ने वेद के बारे में हम सबको पता है। वेद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब से सीमित थे, तो जो जानकारी वो देते हैं वो उस इलाके तक सीमित है। और वेद में सैक्रिफाइस, यज्ञ, उसका बहुत जोर था और कैसे यज्ञ करना है और अग्नि लोगों की
जो ऑफरिंग है वो भगवानों के पास ले जाती है, उसका बहुत विस्तार में है। लेकिन उसके बाद जो भारत की स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी है, उसका अहम रोल काशी और विदेहा में होता है, ईस्टर्न इंडिया। और विदेहा हमको पता है राजा जनक और वो सीता के पिता, उनके बारे में हम सब पता है। और फिर काशी। अब काशी और विदेह में जिसको हम बोलते हैं न्यू लर्निंग, तो ये न्यू लर्निंग भारतीय सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या है ये न्यू लर्निंग? उपनिषद, जिसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है, उपनिषद ईस्टर्न इंडिया में उनका सेटिंग है। तो जो वाद विवाद हैं वो राजा, ईस्टर्न इंडिया के राजा करते हैं अपने दरबारों में, और उत्तरी भारत से बहुत लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारी कोर्ट में आइए और हम से डायलॉग कीजिए। तो जो न्यू लर्निंग है वो ईस्टर्न इंडिया में राजा प्रेजेंट करते हैं। और वो क्या है न्यू लर्निंग? न्यू लर्निंग है आत्मा एंड ब्रह्मा आर द सेम। मतलब दिस इज अ फिलॉसफी जो रग रग तक फैल गई है, और हिंदुस्तान में किसी से भी आप बात करें वो कहेंगे भगवान हमारे अंदर है, आत्मा और ब्रह्मा एक हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड काशी टू इंडियाज फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी। मेरे ख्याल से ये वेद्स के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, एवोल्यूशन है इन द इंडियन थॉट जर्नी। काशी को जैसे हम कहते हैं कोई भी चमकती हुई वस्तु है उसे काशी कहते हैं, काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। तो काशी जो है वो हमारे पुराणों में किस तरह से उसका वर्णन है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। एक्चुअली जो सबसे पहला ग्रंथ है जो काशी के बारे में और शिव के बारे में, वो है स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण का जो ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है वो 810 कॉमन ईरा में पाम लीफ पे नेपाल में मिला है। तो उसका अध्ययन स्कॉलर्स कर रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, कुछ अंश छप भी गए। तो स्कंद पुराण में बताते हैं कि शिव का कैसे आए काशी में। तो कहा जाता है कि पार्वती की जो माँ थी वो पार्वती से कहती थी कि पता नहीं कहाँ तुम रहती हो, मतलब मेरे को बहुत दुख होता है कि मेरी बेटी का कहाँ निवास है, कुछ नहीं है। तो पार्वती शिव को बोलती हैं कि मेरी माँ दुखी रहती है कि मैं एक उचित स्थान पे नहीं रहती। तो शिव कहते हैं कि हम निकलते हैं, ढूंढते हैं, और वो ढूंढते हैं, पार्वती के साथ वो आते हैं और वो काशी उनको पसंद आता है। तो वो कहते हैं मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काशी पे वहाँ पे एक राजा देवदास वहाँ पे राज कर रहे थे, और किस तरह से छल से उनको वहाँ से निकाला जाता है। क्या भगवान शिव उन्हें निकालते हैं? उनके कोई एजेंट्स, उनके गण। ठीक है, तो वो उनको निकालते हैं। लेकिन 3 जनरेशन्स के बाद उस फैमिली को वापस आने दिया जाता है। और कहा जाता है कि भी हिंदूज बड़े अनहिस्टोरिकल लोग हैं, उनको अपने अतीत का कुछ याद नहीं रहता। आपको हैरानगी होगी कि अगर आप काशी जाएं तो एक मंदिर में देवदासा का चित्र दीवारों पे है। तो कितने हजारों साल बीत गए, लेकिन आज भी एक मंदिर में उनकी चित्र दीवारों पर है। सो एक्चुअली अगर हम देखें, द हिंदूज हैव नेवर लॉस्ट लिंक विद देयर पास्ट। कभी भी उनको अपने अतीत से उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में दे हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ लिविंग लिंक विद देयर पास्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जो हिंदुइज्म है इट इज़ लिविंग। चाहे कितनी भी कठिनाई हुई हो, इतिहास में सब देशों में उथल पुथल होती है, भारत में शायद ज़्यादा हुई है, लेकिन इतने गंभीर और सीरियस सिचुएशन में भी भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति सभ्यता
का साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए आज हम एक नए भारत का उदय देख रहे हैं। प्रोफेसर जैन, इतने सारे घाट हैं काशी में, जैसे दशाश्वमेध घाट को ही लें, तो उसके पीछे क्या हमें कथा मिलती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट काशी के लिए है। अब हम काशी की बात करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिव के अलावा विष्णु भगवान का भी काशी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और एक्चुअली काशी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब नॉट फिजिकली, बट एक क्षेत्र शिव के साथ है और दूसरा क्षेत्र विष्णु के साथ है। तो मणिकर्णिका, मैं उसका उदाहरण दूंगी। तो वहाँ पर विष्णु बहुत तपस कर रहे थे और बहुत इट वाज मतलब कि इतना सारा जगह उसकी तपस का वो बात होने लगी। सो शिव कम्स, तो शिव कम्स और वो विष्णु की तपस देख के हैरान होते हैं और ही स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, वो कांपने लगते हैं। और जब वो कांपते हैं तो उनके कान का ईयरिंग उनके कुंड में गिर जाता है, इसलिए उसको मणिकर्णिका कहा गया है। सो दैट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई होती है उनको भी वहाँ पे लाया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए। तो कहा जाता है कि क्रिएशन, वर्ल्ड का क्रिएशन काशी में हुआ और क्रिएशन का अंत भी काशी में होगा, क्योंकि शव के रूप में क्रिएशन यहाँ पर आएगा। It is a full cycle. इट इज अ फुल साइकिल। In Kashi. या This is amazing. So आपने बताया जैसे शैव वहाँ पर हमें प्रेजेंस मिलती है, वैष्णव प्रेजेंस मिलती है, क्या हमें बुद्धिस्ट की भी कोई ऐसी प्रेजेंस मिलती है या जैन्स का भी हमें प्रेजेंस मिलती है? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। सारनाथ जो काशी से कुछ मील दूर ही है, वो शुरू से हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध उन्होंने आके वहाँ पर सबसे पहले अपना प्रचार किया था। सो सारनाथ इज रिगार्डेड एज अ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। और अशोक के टाइम पे सम्राट अशोक ने वहाँ पे एक बड़ा स्तूप बनाया था और बहुत कुछ उन्होंने बनाया था, जिसका 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा सारनाथ को तहस नहस कर दिया था। तो पूरा सारनाथ वॉज डिस्ट्रॉयड। अब सारनाथ के बारे में तब भी जब सारनाथ डिस्ट्रॉय हो गया था तब भी बुद्धिस्ट वहाँ पर आके अपना जो दे यूज्ड टू कम एंड पे होमेज ओवर देयर। अब सारनाथ के बारे में हमको ब्रिटिश पीरियड में जब आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पे एक्सकवेशंस करते हैं तब सारनाथ दोबारा हमारे सामने प्रस्तुत होता है। एंड Alexander Cunningham is responsible for replacing Sarnath on the map. So that is a very and detailed report he has written on Sarnath. लेकिन सारनाथ मतलब Alexander Cunningham के बारे में लेटर हिस्टोरियंस और लेटर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आरोप लगाया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ को एक बुद्धिस्ट सिटी के रूप में प्रेजेंट किया और जो और धर्म थे सारनाथ में उनको निग्लेक्ट किया, जैसे कि जैनिज्म। तो कुछ आधुनिक हिस्टोरियंस का मानना है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन ये आर्टिफिशियल डिविजन्स थे जिनमें अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत रोल था। But then can we really blame Alexander Cunningham for creating these divides, Professor Jain? Actually, or is it just that's the way he saw it? See, the point is, as a historian, मेरे को पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का भारतीय एंशिएंट ट्रेडिशंस, एंशिएंट आर्किटेक्चर, उनको दोबारा हमारे सामने लाने में कितना उनका बड़ा योगदान है। मथुरा में उन्होंने 5-6 बार वो मथुरा गए और टेम्पल, केशव देव का टेम्पल के ऊपर उन्होंने कितनी रिपोर्ट्स लिखी हैं। सो अलेक्जेंडर कनिंघम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द रिवाइवल एंड रेस्टोरेशन ऑफ आवर आर्किटेक्चरल हेरिटेज। तो मैं आसानी से उनके बारे में कोई हल्की बात नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन
ये सच है कि सारनाथ में उन्होंने और धर्मों की जो वहाँ पे प्रस्तुति थी उसको इग्नोर किया, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके पहले जो सर्वेयर्स गए थे, जैसे फ्रांसिस बुकिनन अलेक्जेंडर कनिंघम से पहले गए थे और उन्होंने जैन प्रेजेंस के ऊपर लिखा है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये क्यों किया, ये मैं नहीं कह सकती क्यों किया, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस का कहना है कि डिवाइडिंग इंडिया इनटू बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू phases is Alexander Cunningham's contribution. लेकिन तब भी मैं कहना चाहूँगी that he has a very important role to play in the restoration of our heritage. You know? So अब बात करते हैं प्रोफेसर जैन द इन्वेजन्स ऑफ काशी। काशी को कितनी बार रेज किया गया, उसके सारे मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो मंदिर फिर हमारे सामने आते रहे हैं। So can you trace this history for us from the first invasion? I will just give a background before I come to the first invasion. Actually, just before the first invasion, the political center, जो राजनीतिक केंद्र है नॉर्थ इंडिया, वो था कनौज। तो जो राजा थे वो आपस में संघर्ष करते थे कि जिसके पास कनौज आ गया वो ही इज द recognized as the रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, इनके बीच में संघर्ष चला था बहुत समय तक के लिए कि कौन कनौज को कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि 11th सेंचुरी में आक्रमण शुरू होते हैं ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ द टर्क्स, और जब ये आक्रमण शुरू होते हैं देन समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपन्स। ये मेरे को भारतीय इतिहास में कोई और उदाहरण नहीं मिलता, जबकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजा हैं, वो इतनी अलर्टनेस दिखाएं और इतनी जल्दी एक रिस्पॉन्स दें। तो आक्रमण शुरू होते हैं महमूद गजनवी, लेकिन सारनाथ पे, काशी में आक्रमण होते हैं महमूद गजनवी के बेटे और नेफ्यू। 2 आक्रमण होते हैं और दोनों आक्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, कुछ घंटों के लिए, क्योंकि जो आक्रमण कर रहे थे उनको ये डर था कि लोग हमारे खिलाफ ना उठ जाएं, तो जल्दी से आक्रमण किया, जो ले जा सकते थे ले जाके चले गए। लेकिन इस समय एक पॉलिटिकल पावर आती है काशी पे, गढ़वालास। अब आज के हालातों में, मतलब आज के समय हमारे को ये सोचना भी मुश्किल है कि भी इतनी अलर्टनेस कोई रूलिंग हाउस दिखा सकता है। तो वो कनौज में थे और वो कनौज से अपनी राजधानी काशी शिफ्ट करते हैं। अच्छा। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा निर्णय है ये कि आप राजधानी बदल दें, कनौज से काशी। काशी क्यों? क्योंकि दे सेड कि हम हिंदू होली सिटीज के प्रोटेक्टर्स हैं। अच्छा। काशी, अयोध्या, प्रयाग, तो उनके चार्टर्स, उनके ग्रांट्स मिले हैं जब वो, जिसमें वो घोषित करते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया की होली सिटीज के रक्षक हैं। और दूसरी बात और भी विचित्र, वो एक कर लागू करते हैं अपने प्रजा पर, उसका नाम है तुरुष्क दंड। अब ऐसा टैक्स तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कहीं हुआ होगा कि भी तुर्की आक्रमण शुरू हो गए, हमको आपको बचाना है और इसमें आपको हमारी मदद करनी है, तो आपको एक कर देना होगा क्योंकि हमको एक विशाल सेना इकट्ठी करनी है। सो दिस इज द तुरुष्क दंड दैट दे लेवी। So who did they levy it on? On their people. All right. As a contribution to create an army. हाँ. अच्छा. So you know we have not heard of this kind of thing. मतलब what a imaginative response. जी जी. You know. And प्रोफेसर जैन, आपने ना गहरवाल वंश के अपने परिवार के बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमें इंसिडेंट्स बताया है, जिसमें अलग अलग धर्मों के अनुयायी, अलग अलग संप्रदायों के रादर गहरवाल वंश में, थोड़ा उसके विषय में हमें बताएं। So जो फाउंडर थे गहरवाल वंश के, चंद्रदेव,
तो उनके कुछ कॉपर ग्रांट्स हमको मिले हैं। वो अयोध्या भी गए और काशी भी गए। काशी तो उनकी राजधानी ही हो गई थी, और उन्होंने केशव की मूर्ति स्थापित की। तो उसके बाद जो उनके और डिसेंडेंट्स हैं, तो उनमें शिव के फॉलोअर्स हैं, और जो क्वीन हैं वो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं। अच्छा, तो एक ही परिवार से। एक ही परिवार से। और जो क्वीन हैं उनका एक इंस्क्रिप्शन हमको, शिलालेख हमको सारनाथ में मिलता है, और वो वहाँ पे बताती हैं कि मैंने ये लोगों ने मुझे कहा कि ये स्तूप दोबारा बनवाओ, तो मैंने उस स्तूप को बनाया। तो ये जो हमको ब्रिटिश हिस्टोरियंस और उसके बाद शायद कुछ वामपंथी हिस्टोरियंस ने हमारे सामने ये चित्र पेश किया है कि हिंदुस्तान में सब धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन ऐसा उदाहरण मेरे को नहीं मिला, क्योंकि जो उदाहरण मुझे मिले हैं वो एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग भगवानों पर मतलब उनकी श्रद्धा करते थे, उनकी पूजा करते थे। सो दिस इज समथिंग that is there in not just the Gahadwalas, it is there in many other ruling houses of North India. जी. So, Professor Jain, you've called your book Vishwanath Rises and And I Rises. want to add one more thing. जी. गहडवाल वंश के बारे में बोल रहे हैं, तो उनका एक मंत्री था लक्ष्मीधर। अच्छा. अब लक्ष्मीधर वो एक धर्म निबंध लिखते हैं। अच्छा. अब ये मध्यकाल का सबसे पहला धर्म निबंध है, कृत्यकल्पतरु। और उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद बहुत से और लोग धर्म निबंध लिखते हैं। अच्छा। और हम जैसे हमको बताया गया कि आपके राजा दे वर नॉट वर्दी ऑफ एम्यूलेशन। हैरानगी की बात है कि बहुत से राजाओं ने खुद धर्म निबंध लिखे स्वयं, और बहुत ने अपने मंत्रिमंडल में से किसी से लिखवाए। अब प्रश्न ये उठता है कि मध्यकाल में धर्म निबंध लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि धर्म संकट में था, तो इसलिए धर्म निबंध लिखे गए। तो इमेजिन करिए कि हमारे को आदत पड़ी हुई है या पड़ी थी, अब तो हम बदल रहे हैं, पड़ी हुई थी कि हम अपने आप की हमेशा निंदा करते थे। लेकिन आप देखिए कि किंग्स की क्या रिस्पॉन्सेस थी, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो धर्म निबंध लिख रही है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ। मतलब हमको एहसास था कि क्या खतरा है, राजाओं को एहसास था क्या खतरा हमारे सामने है, जो बुद्धिजीव थे उनको यह एहसास था। तो हर तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इस संकट का सामना कैसे करें। तो एक तरह से वो चेतना कभी भी हमारी सोई नहीं, बिल्कुल, जैसा कि हम लोग सोचते थे या अब तक हम पढ़ते आए हैं। बिल्कुल। आपने ये भी मेंशन किया है प्रोफेसर जैन कि करीब 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे तीर्थयात्री बनारस लगातार आते रहे, दक्कन से ब्राह्मण आते रहे, बहुत सारा ट्रेड चलता रहा बनारस के थ्रू, और वहाँ पर इतने सारे लोगों का आना, इसका मतलब बनारस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर भी तब तक बन चुका था। वहाँ का कपड़ा इतना ज़्यादा फेमस है कि उसका डिस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है। थोड़ा उस विषय में हमें बताएं कि किस तरह से पिलग्रिमेज और ट्रेड ने एक दूसरे को सपोर्ट। Actually, that pilgrimage and trade I'll discuss a little later, but the first point you made, that is what I want to say. First, मध्यकाल में जैसे आपने बताया कि बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में हिंदू राजाओं का शासन नहीं था, और संघर्ष था, ट्रबल्ड टाइम्स थे, उथल पुथल हो रही थी, लेकिन आपने कहा कि चेतना कभी नहीं खत्म हुई। उस चेतना का उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि 6 परिवार, महाराष्ट्रन ब्राह्मण परिवार दक्कन से काशी आते हैं मध्यकाल में। अब यहाँ पे कोई हिंदू राजा तो था नहीं उनका स्वागत करने के लिए, अशर्फियाँ उन पे बरसाने के लिए, और किन हालातों में वो आए होंगे, कितनी कठिनाई से वो आए होंगे। तो ये 6 परिवार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि सभ्यता और संस्कृति खतरे में है, और काशी को बचाना है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है इस सभ्यता और संस्कृति का। तो मतलब कि
जब हम अपने आप को आज कंपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कितने छोटे हो गए कंपेयर टू व्हाट वी वर बिफोर। तो ये 6 परिवार आते हैं, उनमें से मैं एक परिवार का उदाहरण दूंगा। सब परिवारों का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। तो एक परिवार का मैं उदाहरण दूंगी, नारायण भट्ट फैमिली के थे। तो नारायण भट्ट उन बहुत विद्वान परिवार के थे। तो वो जब काशी आते हैं तब तक जो विश्वनाथ मंदिर था वो टूट चुका था। कितनी बार टूटा था? तीसरी बार या कुछ। ये कौन से साल की हम बात करें प्रोफेसर जैन? अकबर के साइन। अच्छा। तो कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने जो लास्ट विश्वनाथ मंदिर था उसको सिकंदर लोधी ने तोड़ा जी। तो वो खंडर था। तो नारायण भट्ट उनकी चेतना देखिए, तो वो टोडरमल से संपर्क करते हैं। टोडरमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे और वो कहते हैं कि हमको विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनाना चाहिए। अच्छा। तो अकबर के काल में 2 इम्पोर्टेंट मंदिर काशी में बने। एक तो बिंदु माधव मंदिर जी। जो राजा मानसिंह ने बनाया जी। बिंदु माधव मंदिर उससे पहले बहुत बार टूट चुका था जी। तो आखिरी बार वो राजा मानसिंह बनाते हैं बिंदु माधव। उसी अकबर के काल में विश्वनाथ मंदिर जो पहले बहुत बार टूट चुका था वो नारायण भट्ट और टोडरमल बनाते हैं। मैं नारायण भट्ट के परिवार की कहानी खत्म कर दूं, देन विल कम बैक टू विश्वनाथ टेम्पल। तो ये जो परिवार है इन्होंने ये मंदिर बनाया और इनके ग्रेट ग्रैंडसन गगा भट्ट वो शिवाजी के टाइम पे थे। तो जब शिवाजी आगरा से आ रहे थे तो कहा जाता है कि वो गगा भट्ट से मिले और फिर वो उनकी सहायता की गगा भट्ट ने कि वो सुरक्षित दक्कन पहुंच जाएं। अच्छा। और उसके बाद गगा भट्ट दक्कन जाते हैं कि माँ भवानी मंदिर में उनको पूजा करनी होती थी बिकॉज वो उनकी फैमिली टेम्पल था। वहाँ से वो रायगढ़ जाते हैं, शिवाजी से मिलते हैं और ये फैसला होता है कि शिवाजी को वैदिक नियमों के अनुसार उनका कॉरोनेशन होना चाहिए और उनको राजा की पदवी देनी चाहिए। तो गगा भट्ट बोलते हैं क्योंकि वैदिक नियमों के अनुसार तो पता नहीं कब से कोई कॉरोनेशन ही नहीं हुआ था हिंदू राजा का। तो कहते हैं कि मैं जाके पढ़ता हूँ और मैं रूल्स बनाता हूँ। तो वो जाते हैं और जो उन्होंने रूल्स बनाए कॉरोनेशन के लिए वो अभी भी हमारे पास हैं। तो उन्होंने रूल्स बनाए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, पूरा डिटेल्ड। अच्छा। हाँ, और कितने दिन पहले यू हैव टू प्रिपेयर, यू नो, परिवार को क्या क्या करना है। अच्छा, फिर वो जाते हैं और वहाँ पर शिवाजी के कॉरोनेशन पे वो स्वयं होते हैं। अच्छा। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं। हाँ, और उसके बाद कहा जाता है कि बाद में शिवाजी के बाद में मतलब जब संभाजी का कॉरोनेशन होने जा रहा था तो संभाजी ने भी गगा भट्ट को कहा कि आप आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नहीं आ सकता। तो वो किसी को भेजते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन इस परिवार का है और ये कंट्रीब्यूशन अभी नहीं ख़त्म हुआ। जनवरी 2024 में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में। गगा भट्ट के परिवार का ग्रेट 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 ग्रैंडसन को आमंत्रित किया और उन्होंने उस पूजा सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। तो एक परिवार है जिस कोई धन नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उनको ये था कि हमारी पूंजी है हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, और दे अबाइडेड विद दैट। कितने सदियों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसका मतलब वो नॉलेज ट्रेडिशन उनके परिवार में जीवित था और अभी भी है। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है और जिन वर्गों ने इस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम
को इम्बाइब किया, इसको सुरक्षित रखा, उनके बारे में हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों ने ही भारत को महान बनाया है। इट इज़ नॉट पीपल यू नो और पीपल लाइक यू और मी, मतलब दीज पीपल, इनको कोई इंसेंटिव नहीं था कि भाई यही पद्धति जारी रखनी है। इट वॉज सो मच ईजियर टू गिव इट अप और कोई रूटीन काम करते, लेकिन कितनी कठिनाइयों में, कितने संघर्ष में दे डिड नॉट गिव इट अप, एंड दीज आर द पीपल वी शुड रेवर। प्रोफेसर जैन, आपने अकबर के काल की बात की और आपने कहा 2 मंदिरों को उस समय उनका जीर्णोद्धार किया गया। तो दूसरा मंदिर जो बिंदु माधव मंदिर है, उसके विषय में आपने लिखा भी है और पेज 85 पर मैं दिखाती हूँ, ये पिक्चर पुस्तक में है कि ये कितने, जैसे कहिए कि बहुत साधारण इनके स्ट्रक्चर्स बने, कोई बड़ा भव्य मंदिर नहीं बना। नहीं, ये मेरे को क्लैरिफाई करना है, गुड दैट यू आस्क्ड दिस पॉइंट। जो मंदिर टूटे मध्यकाल में, वो सब विशाल मंदिर थे। अच्छा। कोई छोटा मंदिर नहीं था, और उसका सबूत हमारे पास आई विटनेस अकाउंट्स हैं, जैसे कि विदेश से, फ्रांस से बहुत लोग आए, जैसे टवर्नियर, बर्नियर, वो बहुत जगह गए और उन्होंने इन मंदिरों के बारे में लिखा है। क्योंकि ये जो मंदिर हैं, ये बिंदु माधव मंदिर, ये टवर्नियर ने लिखा है कि ये मैंने देखा है, इतना विशाल मंदिर है, ये इसकी लोकेशन है। तो ये सारे विशाल मंदिर थे। अब जब औरंगजेब ने ऑर्डर किया ये टूटे, तो मंदिर तो टूट गया, उसकी जगह मस्जिद बन गई जो आज तक वहाँ पर खड़ी है। लेकिन हिंदूज़ का मेरा मतलब है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सब, आई एम यूजिंग द टर्म हिंदू फॉर ऑल ऑफ देम। अब मध्यकाल में उनकी ये विशेषता थी कि जब भी कोई मंदिर टूटे और उस स्थान पर मस्जिद बन जाए, वो स्थान तो वापस ले नहीं सकते, क्योंकि मस्जिद को तोड़ा नहीं कभी, यू नो, द मस्जिद्स वर नॉट ब्रोकन। तो क्या करना है, मस्जिद के जितने नज़दीक आप पहुंच सकते हैं वहां पर आप बनाइए। और क्या बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है, पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं है, लेकिन आपको भगवान को नहीं छोड़ना और भगवान के नाम को जीवित रखना है। तो बिंदु माधव मंदिर, अगर आप आज काशी जाएं और कहें कि मुझे बिंदु माधव मंदिर जाना है, तो जो बिंदु माधव मंदिर का ओरिजिनल स्थान है वो तो आपको दिखेगा, वहाँ पे एक विशाल मस्जिद है। बिंदु माधव मंदिर, मस्जिद के पीछे एक छोटी सी गली है, उस गली में आप सीढ़ी, बिल्डिंग है, उस पे सीढ़ी चढ़िए और एक छोटा सा कमरा है, उसमें आपको बिंदु माधव मंदिर मिलेगा। नाम वही है, लेकिन साइज देखिए कहाँ से कहाँ बन गया। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट, मतलब ये बहुत दर्द भरी कहानी है कि आप अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे, आप उनके नाम को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए आपको मंदिर बनाना है, चाहे कितनी बार भी बनाना हो, लेकिन ऑब्वियसली हर बार वो छोटा सा बनेगा। एक आपने ये भी पिक्चर लगाई है प्रोफेसर जैन, पेज 83 पे, ओमकार मंदिर की, जिसके आसपास कब्रिस्तान हमें दिखता है। ये जो ओमकार मंदिर है, ये जब जो ओरिजिनल ओमकार मंदिर था, वो पूरा एक हिल को ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो अगर एक पूरी हिल पर मंदिर स्थापित था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल मंदिर था। अब क्या हुआ कि उस मंदिर को तोड़ दिया और उस हिल पे, उस पहाड़ी पे कब्रिस्तान बना दिया। तो अब उस पहाड़ी पे कब्रें ही आपको मिलेंगी, लेकिन क्योंकि वो स्थान हम छोड़ नहीं सकते, तो एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पे वो ओमकार मंदिर है। आज भी वहाँ पूजा होती है। और क्या है, क्योंकि ग्रेव्स, तो अब लोग डरते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो एक परिवार है वो वहाँ पे पूजा करता है। सो यू नो, और ये मंदिर कब बना? ओमकार मंदिर जब टूट गया था, उसके सदियों बाद, 5-6 सेंचुरीज के बाद, मतलब कि लोग भूला नहीं था उनको कि भाई यहाँ पे मंदिर था, ओमकार मंदिर। चलो
उस टाइम नहीं बना सके, अब बना देते हैं। तो वो मेमोरी हमेशा जीवित रही। और आई वांट टू गिव यू अनदर एग्जांपल। जो सबसे पहला विश्वनाथ मंदिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा 1192 में। तो 1192 में मंदिर टूट गया और उसके कुछ समय बाद बेगम रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। 4 साल उन्होंने शासन किया और बहुत टर्बुलेंट उनका बहुत कठिनाइयाँ, लेकिन उन कठिनाइयों के बीच में भी उनको समय मिला कि उस स्थान पर मस्जिद बनानी है। तो पहला विश्वनाथ मंदिर का स्थान वहाँ पर रजिया मॉस्क बन गया और वो आज भी वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको रजिया मॉस्क मिलेगा। तो ये अर्ली 13th सेंचुरी में है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में कितने 500 इयर्स के बाद जयपुर के राजा रजिया मॉस्क के बिल्कुल बगल में विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनाते हैं। सवाई राजा जय सिंह। हाँ, क्यों? क्योंकि ये था कि भाई यहाँ हमारा था और वो स्थान तो हम नहीं ले सकते क्योंकि मस्जिद तोड़ के वो बना नहीं सकते, उनका कैरेक्टर नहीं था, नेचर नहीं था, तो उसके बगल में बनाना है। तो 500 साल लोगों को याद था कि पहला विश्वनाथ मंदिर कहाँ था और 500 साल के बाद आप उस स्थान के बिल्कुल बगल में जाके बना रहे हैं। I mean, you know, you have to, what do you say to these people? इन लोगों के बारे में आप कितनी भी श्रद्धा प्रकट करें वो कम है, क्योंकि 500 साल ऑर्डिनरी लोगों को पता था कि भी यहाँ हमारा मंदिर था, किसके नाम पे था जी, और उसके बगल में बनाना है। तो ओमकार आपने बताया, बिंदु माधव, विश्वेश्वर, और इस मंदिर को जो जैन सिंह ने बनाया इसका नाम रखा, क्या रखा? आदि विश्वेश्वर। अच्छा, नाम भी देखिए, ये पहला मंदिर था, यू नो, द ओरिजिनल टेम्पल। सो दीज आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्टोरीज। मतलब जब आप इतिहास पढ़ते हैं अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा सब कुछ अलग रख के, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर द पास्ट, एक तो इतनी इमोशनल हो जाता है आदमी, यू नो। मतलब स्कॉलर की नज़र को हटा के जस्ट एज अ इस देश के निवासी होने के कारण अगर आप पढ़ें तो इतना भावुक हो जाता है कि भाई क्या क्या संघर्ष इस देश ने किस किस संघर्ष से गुजरा, और तब भी हम कमज़ोर हो गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज अधिकांश लोग अपने अतीत को, अपने इतिहास को भूले नहीं, और चाहे कितने भी कमज़ोर हो गए उन्होंने अपने हालातों में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति अपनी श्रद्धा रखी। इसी सिलसिले में प्रोफेसर जैन, मराठों का कंट्रीब्यूशन कितना महान है, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो दिस इज अनदर स्टोरी। मराठाज वी नो डेक्कन के थे, लेकिन औरंगजेब के बाद उनका नॉर्थ इंडिया में बहुत विस्तार होता है और वो इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो मुगल बादशाह को भी अपना कैदी बना लेते हैं, और इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि 2 विदेश आक्रमण होते हैं अगेंस्ट द मराठास। एक तो नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। एंड ये लोग भी किसी के इंस्टिगेशन, इनविटेशन पे आते हैं हमारे देश में। शाह वली उल्लाह जो लीडिंग उलेमा थे, उनके खत हमारे पास हैं जो वो अहमद शाह अब्दाली को लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो बहुत समय के बाद यहाँ पे नमाज की आवाज़ ही नहीं होगी आपको। अच्छा। तो अगर आपको अपने मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा में कोई इंटरेस्ट है तो आप आइए, क्योंकि मराठास और सिख्स, ये 2 समुदायों के नाम लेते हैं कि उनकी वजह से इस्लाम विल बी इन डेंजर। तो अहमद शाह अब्दाली, पहले नादिर शाह आते हैं और फिर अहमद शाह अब्दाली आते हैं। लेकिन
एंड बोथ ऑफ देम टू स्टॉप द मराठा राइज। लेकिन ये हैरानगी की बात है क्योंकि मराठास वो सारा रिकॉर्ड्स वो हमारे पास हैं, क्योंकि पेशवा दफ्तर में जो वो लेटर्स लिखते थे वो सारे हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं। तो पेशवाज और 2 पेशवाज खुद काशी आए इस मध्यकाल में जी। और 3 पेशवा फैमिलीज की महिलाएं तीर्थ में आईं, और जो लास्ट जब उनका तीर्थ हो रहा था तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो गए थे। तो इतने एनवायरनमेंट में, और जब ये मराठा लेडीज आती थी तो नेचुरली उनके साथ सेना वगैरह होती थी, तो लोग यात्री जो काशी आना चाहते थे उनको था कि भाई इतनी सेना महारानी के साथ या उनके साथ आ रही है तो हम भी तीर्थ निकल आते हैं क्योंकि हमारी भी सुरक्षा हो जाएगी। सो thousands of people come to Kashi when even in these times when the Maratha ladies are coming to Kashi, क्योंकि उनको लगता है कि सुरक्षा हमारे को गारंटीड है तो हम भी इस मौके का फायदा उठा लें। मतलब इमेजिन करिए कि ऑर्डिनरी लोगों को कितनी श्रद्धा थी, तो वो मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई मराठा पेशवा की धर्म पत्नी या व्हाटएवर, तो वो आती हैं यहाँ। 2 पेशवा खुद आते हैं, अपनी सेना को थोड़ी दूर रोक के आके काशी दर्शन करके चले जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पेशवा दफ्तर में लेटर्स हैं। एक लेटर है मल्हार राव होलकर का। मल्हार राव होलकर वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो ये ज्ञानवापी को तोड़कर उसी स्थान पर मंदिर दोबारा बनाना है। अच्छा। और वो जो ब्राह्मण रहते हैं काशी में वो कहते हैं कि भाई हमको तो बहुत डर है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसको तो कोई अंदाज नहीं है कि अभी मुस्लिम्स यहाँ पे कितने शक्तिशाली हैं और हमारा हाल क्या होगा जब ये तो तोड़ के चले जाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज। और पेशवा के लेटर्स हैं, वो अपने कमांडर्स को नॉर्थ में, भैया काशी प्रयाग और ये इलाहाबाद क्या कर रहे हैं आप। अच्छा। तो ये तीनों जो स्थान थे ये अवध नवाब्स के अंडर थे। अवध नवाब शिया थे और मुगल बादशाह सुन्नी थे। तो अवध महाराज को सुन्नी मतलब रिवाइवल हो रहा था तो उनको डर था और मेनी टाइम्स वो मराठास की हेल्प लेते थे इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द सुन्नीज। सो पेशवा लिखते हैं कि भाई अभी उनसे बात करिए और अगर वो केवल काशी देते हैं उनको बोलिए कि हम उनको मुगल वजीर बना देंगे। अच्छा। क्योंकि वो तो शक्तिशाली थे, मुगल बादशाह भी उनके कंट्रोल में था। तो कहते हैं अवध नवाब को बोलो हम मुगल वजीर बना देंगे उनको अगर ये हमको तीनों स्थान दे दें, और अगर वो केवल काशी देते हैं तो 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। सो दिस इज द नेगोशिएशंस नहीं, एंड इट शोज द कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मराठास, नॉट जस्ट द पेशवास बट द एंटायर मराठास। और एक और लेटर है वेरी इंटरेस्टिंग महाजी सिंधिया का। महाजी सिंधिया was a person who came to prominence after the Battle of Panipat. Third Battle of Panipat में Maratha's leadership almost all perished. उनकी they died on the battlefield. तो within 10 वर्ष के अंदर एक नया जनरेशन सामने आता है एज उतने ही दृढ़। महाजी सिंधिया का हमारे पास लेटर है, वो पेशवा को लिख रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं अब वो टीपू सुल्तान से लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरा ये सुझाव है कि हम उनको कोई सहायता नहीं दें जब तक वो हमको परमिशन नहीं दें ज्ञानवापी मंदिर के असली स्थान पर दोबारा मंदिर बनाने के लिए। So they were prepared to go to any length. This is a story which is there throughout this period. जब से हम मराठास का इतिहास नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तब से we find determination. And of course then we know that Ahilyabai Holkar rebuilt, but it's a very fascinating story. एक आपने प्रोफेसर जैन पेशवा माधव राव की विल का इसमें पिक्चर लगाई है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं प्लीज। ये पेशवा माधव राव 30 साल के कम उम्र में उनका देहांत हो गया।
30 इयर्स से कम में। और उनकी ये लास्ट विल जो आपने दिखाई है, तो वो कहते हैं अपने सक्सेसर्स को, अपने उत्तराधिकारियों को, कि जो जो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो वो लिस्ट लिखते हैं कि क्या क्या काम आपको, जो मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, जो आपको पूरा करना है, उसमें है कि काशी आपको वापस लेना है। And a 30-year-old man is writing this. लेस देन 30 इयर्स के कम में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप इमेजिन करिए, आई मीन आई कैन ओनली बी फुल ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर, मतलब एक व्यक्ति नहीं था जिसने इस संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा, पूरी समाज इस काम में लगी हुई थी, कोई वर्ग नहीं था जो इससे बाहर था। That is a very, very, beautiful aspect of our history. प्रोफेसर जैन, रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है और बनारस के राजा स्वयं इसमें भाग भी लेते हैं, और कितने कितने स्थानों पर ये रामलीला होती है। तो हम लोग तो इसे केवल एक भगवान की लीला के मंचन के रूप में देखते आए हैं, पर आपने इसके विषय में एक अलग पर्सपेक्टिव से भी हमें बताया है, वो ज़रा आप दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर करें। एक्चुअली जब मध्यकाल में जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, तो ये जो रीजनल सेंटर्स हैं जैसे अवध, ये उभर के आते हैं और ये बिकम सेंटर्स ऑफ पर्शियन ट्रेडिशंस। तो जैसे लखनऊ बिकम्स फेमस फॉर इट्स पोइट्री, फॉर इट्स cuisine एंड सो मेनी थिंग्स, ऑल इन द पर्शियन ट्रेडिशन। तो ये काशी भी उनके अंडर था। अब क्या होता है कि एक समय जो ज़मींदार था, मुगल ज़मींदार, उसका कार्य ये होता था कि भूमि कर इकट्ठा करे। तो मनसाराम, एक और व्यक्ति सामने आते हैं और अवध के नवाब को बोलते हैं कि जो कर ये आपको इकट्ठा करके दे रहा है, उससे 4 लाख रुपए ज़्यादा मैं दूंगा। सो ही बिकम्स इन चार्ज ऑफ बनारस, और उस फैमिली से राजाज ऑफ बनारस आए। अब राजाज ऑफ बनारस की बहुत विचित्र कहानी है। कुछ समय बाद उनका डिस्प्यूट हो जाता है अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे युद्ध किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना, तो बहुत खर्चा हो गया था। तो कंपनी ने कहा इसको किसी तरह से इसका पूरा करो कमाई, ये जो खर्चा हुआ है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं बनारस, और जो उस समय के थे राजा चैत सिंह, उनको बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो चैत सिंह बोलते हैं कि भाई इतना तो हम नहीं दे सकते, लेकिन उससे थोड़ा कम। वॉरेन हेस्टिंग्स को वो एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मंजूर नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर पर दबाव डाल रही थी। तो वो युद्ध सा होता है और चैत सिंह हैज़ टू सरेंडर। अब उसके बाद थोड़े समय के बाद जो पॉलिटिकल पावर थी राजाज ऑफ बनारस, ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे वो पॉलिटिकल पावर उनसे ले लेती है। तो राजाज ऑफ बनारस हैव नो पॉलिटिकल पावर। अच्छा, तो आप इमेजिन करिए, नॉर्मली हम सोचेंगे कि अगर किसी राजा से उनकी राजनीतिक शक्तियां ले ली गई तो उनके पास बचा क्या। तो बनारस के राजा हमको बताते हैं कि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, तब भी आप कितना चमत्कार कर सकते हैं। और ये परिवार, इनका भारतीय या मैं कहूँ हिंदू सभ्यता और संस्कृति को नया जोश देना, नया जीवन देना, उसमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन था। आप इमेजिन करिए, पॉलिटिकल पावर नहीं है तो अब राजा क्या करें। राजाज ने उस परिवार के राजाज ने कॉन्शियसली, डिलिबरेटली हिंदू रिवाइवल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। क्या? ब्रज भाषा। सो मेनी स्टोरीज ऑफ द रामायण, उन्होंने रामायण के टेक्स्ट वगैरह को स्पॉन्सर किया,
और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो आज तक है कि वो उन्होंने बनारस में रामलीला की स्टेजिंग की। पूरा बनारस को उन्होंने रामायण का क्षेत्र बनाया। 30 दिन रामलीला वहाँ पे रची जाती है बनारस के विभिन्न भागों में, और ये ट्रेडिशन आज तक है। अभी भी 30 डेज रामायण का स्टेजिंग होती है, रामलीला। एंड यू नो जेम्स प्रिंसेप थे जो कमिश्नर थे बनारस में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बनारस इलस्ट्रेटेड, और उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ की हैं जब महाराजा आ रहे हैं हाथी पे बैठ के और रामलीला पूरी हो रही है। सो यू नो दैट। और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो वो भी बनारस के थे, और उन्होंने जो रामलीला स्टेज होती थी उस पे कुछ दोहे लिखे, वो भी रामलीला में ऐड हुए और वो भी होते थे। इट वॉज पार्ट ऑफ द रामायण दैट वॉज स्टेज। और कहा जाता, मतलब इट्स अर्लियर, बट कहा जाता है जो पहली बार रामलीला बनारस में स्टेज हुई उसमें तुलसीदास ने स्वयं रोल प्ले किया। यू नो, बिकॉज बनारस is associated with Shiv, but we remember Tulsidas as also a very, very proud resident of Kashi who gave us Ram Leela. You know, so this is, and even till today. तो आप इमेजिन करिए ये क्या, इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि अगर आप में दृष्टि है, अगर आप अपनी सभ्यता से जुड़े हैं, तब कोई आपको रोक नहीं सकता जो आपको करना है। और उन्होंने, जो राजा बनारस हैं, उन्होंने अपना महल कहाँ बनाया? उन्होंने उस स्थान पे बनाया जहाँ पर हिंदुओं की मान्यता थी कि व्यास ने वेदों का 4 पोर्शंस उसको वहाँ पे विभाजित किया और महाभारत लिखी। तो आप इमेजिन करिए राजा को ये जानने की क्या जरूरत थी? वो अपना महल कहीं भी बना सकते थे। और अगर आप बनारस जाएं और राजा के जाएं रामनगर में, बिकॉज इट ओपन टू द पब्लिक, तो एक छोटा सा मंदिर आज भी है उस स्थान पर, और एक पुजारी वहाँ पर पूजा करते हैं कि ये स्थान है जहाँ पे व्यास ने वेदों का 4 हिस्सों में किया। सो यू नो, मतलब इन द सेंस दैट हिस्ट्री डज नॉट लीव अस एंड वी डू नॉट लीव हिस्ट्री। मतलब कि कहाँ वेद व्यास, कहाँ महाराजास, कहाँ रामलीला, मतलब इन द सेंस इट डजंट मैटर टू अस, यू नो, इट्स ऑल वन कंटिन्यूम। आपने इतनी सुंदरता से प्रोफेसर जैन सारा इतिहास के मन के पिरोए हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक, और फिर उसके बाद राजाओं का इतिहास और उनकी चेतना, और साथ में लोगों की भी चेतना। तो आज मुझे लगता है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको भी अपनी संस्कृति पर, अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जैन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।